मेरे इस YouTube चैनल प्राचीन भारत विविध पक्ष पे आप सभी YouTube यूजर्स का एक बार पुनः स्वागत है। आज मैं जिस विषय पर आपसे परिचर्चा के लिए उपस्थित हुआ हूँ या जिस व्याख्यान को लेके आज आप सभी से बात होगी, उस व्याख्यान या उस विषय का शीर्षक होगा संरचनावाद या संरचनावाद का सिद्धांत, थियरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म। तो इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि वस्तुतः संरचनावाद है क्या, इस संरचनावादी सिद्धांत के जनक कौन हैं, किन किन लोगों ने संरचनावाद के क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, वैश्विक परिप्रेक्ष्य में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है, और विशेष करके जैसा कि हमारे चैनल का शीर्षक ही है प्राचीन भारत विविध पक्ष, जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विविध पक्षों की पड़ताल के लिए आप सभी के सम्मुख मैं समय समय पर उपस्थित होता रहा हूँ। तो ये भी देखने की कोशिश की जाएगी संरचनावादी सिद्धांत के तहत कि इतिहास और इतिहास लेखन में इस सिद्धांत की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संरचनावाद या थियरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है क्या। तो जो थियरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है, जो संरचनावादी सिद्धांत है या संरचनावाद का जो सिद्धांत है, जैसा कि ये यहाँ मैंने बताया भी है कि मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति जो संकेत विज्ञान एवं सहजता से परस्पर संबद्ध भागों की एक पद्धति के अनुसार तथ्यों के विश्लेषण का प्रयास है। तो संरचनावाद क्या है, आप लोगों ने देख लिया कि मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है जो संकेत विज्ञान और सहजता से परस्पर जो कॉन्टेक्चुअल जो एक दूसरे से रिलेटेड संबद्ध भाग हैं या उसके जो अध्याय होते हैं, उन्हीं को सहजता से जो परस्पर संबद्ध भाग हैं उनको एक पद्धति के अनुसार कि वो तथ्य आपस में कैसे एक दूसरे से उलझे हुए हैं, कैसे वो एक दूसरे से संबद्ध हैं, उन्हीं तथ्यों की विवेचना ही मानव विज्ञान के अंतर्गत जो है संरचनावाद का सिद्धांत कहलाती है। वस्तुतः यह संरचनावादी जो सिद्धांत है, इसके जनक फर्डिनांड डी सास्यूर या फर्डिनांड डी सास्यूर को माना जाता है। यह जो संरचनावादी सिद्धांत है, यह सिद्धांत तर्क के इस संरचनावादी पद्धति को किन किन विषयों में लागू किया जाता है, तो उनमें नृतत्व विज्ञान में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्र में, साहित्य में, लिटरेचर में, तो इन विषयों में मुख्य रूप से इसको लागू किया जाता है। और इन विषयों के अतिरिक्त इतिहास में भी यह सिद्धांत लागू है, और इतिहास में इस रूप में लागू है क्योंकि यह जो साहित्य है वह इतिहास का एक सर्वप्रमुख स्रोत, और इन विषयों के अतिरिक्त वास्तुकला, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में भी इस स्ट्रक्चरलिज्म की थियरी का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्डिनांड डी सास्यूर या फर्डिनांड डी सास्यूर इसके जनक हैं, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में। और जो तथ्य होते हैं वो तथ्य आपस में एक दूसरे से कैसे संबद्ध हैं, उस पद्धति की विवेचना ही मानव विज्ञान के अंतर्गत जो है संरचनावाद कहलाती है। और नृतत्व विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, साहित्य और यहाँ तक कि वास्तुकला के क्षेत्र में इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। 1960 के दशक में यह जो संरचनावाद का सिद्धांत था वह एक बौद्धिक आंदोलन के रूप में अस्तित्ववाद यानी एक्साइटेंटलिज्म की जो थियरी है उसका इस संरचनावादी सिद्धांत ने स्थान ग्रहण करने का प्रयास किया था। और इस संरचनावादी सिद्धांत को 20वीं शताब्दी के में जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में इसका विश्लेषण या इसको जो है प्रयोग करने का प्रयास किया गया। और इस संरचनावादी सिद्धांत ने भाषा, संस्कृति और समाज के सम्मिलित प्रयोग द्वारा इनके विश्लेषण में एक लोकप्रियता अर्जित कर। फिर जैसे जैसे इस सिद्धांत का वैश्विक परिप्रेक्ष्य में वो प्रभाव बढ़ता गया, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि एक विद्वान हैं जिनका नाम है क्लॉड लेविस स्ट्रॉस।
या लेविस स्ट्राउस भी कहीं कहीं वो लिखा हुआ मिलता है। तो क्लॉड लेविस स्ट्राउस या क्लॉड लेविस स्ट्रास जो कि फ्रांसीसी मानव विज्ञानी थे, इन्होंने संरचनावाद शब्द का प्रयोग किया और उस संरचनावाद का प्रयोग करते हुए जो संरचनावादी आंदोलन था उसमें इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों में जिन लोगों ने वैश्विक स्तर पर संरचनावादी सिद्धांत में अपना योगदान दिया उसमें लुई अल्थुजर, जैक्स लेकन जो कि एक मनोविज्ञानी थे, निकोल पोलांटजास जो कि संरचनावादी मार्क्सवादी जिन्हें माना जाता है, इस तरह के विद्वानों ने भी जो है वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संरचनावादी सिद्धांत के तहत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस आंदोलन में, संरचनावादी आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह जो संरचनावाद का सिद्धांत था, स्ट्रक्चरलिज्म की जो थियरी थी, इस स्ट्रक्चरलिज्म की थियरी से ही जब हम लोग आप लोग विभिन्न सिद्धांतों का जब वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे तो उसमें आप लोग एक अन्य सिद्धांत पाएंगे जिसे उत्तर संरचनावाद कहा जाता है। तो यह जो उत्तर संरचनावाद बाद में विकसित हुआ और उसकी पूर्व पीठिका के रूप में इस संरचनावाद ने ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, या यह कहें कि संरचनावाद के सिद्धांत ने ही उत्तर संरचनावाद को जन्म दिया। अब हम बात करेंगे कि वस्तुतः जो संरचनावाद का सिद्धांत है उस संरचनावादी सिद्धांत का इतिहास में उसकी क्या उपयोगिता है, और विशेष करके भारतीय इतिहास में, और भारतीय इतिहास में भी प्राचीन भारत के इतिहास में उसकी क्या उपयोगिता है, उसको हम लोग संक्षिप्त में यहाँ देखने का प्रयास करें। तो जैसा कि मैंने अभी संरचनावाद की परिभाषा बताते हुए बताया कि यह मानव विज्ञान की एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा सिद्धांत है जो संकेत विज्ञान और सहजता से तथ्यों के आपस में एक दूसरे से संबद्ध होने की पद्धति के ज्ञान का माध्यम है। और इतिहास में, जैसा कि मैंने कहा कि इतिहास का एक इतिहास के जो महत्वपूर्ण या मुख्य स्रोत होते हैं जिनमें साहित्य, पुरातत्व और फॉरेन अकाउंट्स यानी विदेशी यात्रा विवरण को सम्मिलित किया जाता है मुख्य रूप से। उसमें भी अगर विदेशी यात्रा वृत्तांत जो कि साहित्य ही हैं कहीं न कहीं से, तो मुख्य रूप से दो ही साक्ष्य माने जाते हैं, दो स्रोत माने जाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण और पुनर्निर्माण या इतिहास लेखन के, जिनमें साहित्य और पुरातत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्हीं में जो यह साहित्य है, इस साहित्य ने जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इतिहास और इतिहास लेखन के परिप्रेक्ष्य में। और जैसा कि मैंने कहा कि जो संरचनावादी सिद्धांत है यह साहित्य में भी जो है अप्लाई होता है, और इतिहास के क्षेत्र में चूंकि साहित्य इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, इसलिए इसको देखने की हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि कैसे जो है वो संरचनावाद का सिद्धांत इतिहास या इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जो साहित्य होता है वो, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये अक्सर कहा जाता है कि किसी भी युग का साहित्य अपने समय का, अपने समाज का दर्पण होता है, और उस युग के देश काल का अध्ययन आप साहित्य के माध्यम से कर सकते हैं। तो जो ये संरचनावाद का सिद्धांत है, वह संरचनावाद का सिद्धांत चूंकि साहित्य में अप्लाई किया जाता है साहित्यिक साक्ष्यों के अध्ययन में, और किसी भी साहित्य के ताने बाने को समझने के लिए, उसकी बनावट और बुनावट को समझने के लिए इस संरचनावाद के सिद्धांत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए, जैसे जिन जिन विद्वानों ने ऋग्वेद पे अध्ययन किया है उन लोगों का यह मानना है कि एक तो जो 10वां मंडल है ऋग्वेद का वो क्षेपक है, प्रक्षिप्तांश है, जिसे बाद में जोड़ा गया और जिसमें वर्ण व्यवस्था का पहली बार उसके पुरुष सूक्त में उल्लेख मिलता है। और इस संरचनावाद के सिद्धांत के तहत ही, जिसको जो है भाषा विज्ञान में भी अप्लाई किया जाता है, उसके आधार पर ऋग्वेद पर अध्ययन करने वाले विद्वानों ने यह बताया कि जो ऋग्वेद का 6वां मंडल है वह जो है सबसे प्राचीन माना जाता है, जिसमें अम्बि तमे, नदी तमे, देवी तमे, सरस्वती का उल्लेख। इसके अतिरिक्त जो है तीसरे से जो है दूसरे से 6वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन, और उसमें भी सबसे प्राचीन जो है दूसरे से जो है 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये जो है 6 से 7 मंडल जो है सबसे प्राचीन माने जाते हैं। तो एक तो ऋग्वेद का उदाहरण,
दूसरा उदाहरण की संरचनावाद का कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा गया रामचरितमानस। अब जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि ये बताइए कि आपको तुलसीदास जी के रामचरितमानस का कौन सा कांड पसंद है? आप में से किसी का उत्तर होगा बालकांड, किसी का उत्तर होगा किष्किंधा कांड, किसी का उत्तर होगा लंका कांड। तो मात्र एक एक कांड के पसंद कर लेने से क्या रामचरितमानस का मूल्यांकन हो जाएगा? इसका उत्तर होगा जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि रामचरितमानस को पूरे कॉन्टेक्चुअल परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। एक तो यह कि उस ग्रंथ का लेखक कौन है, किस मनोदशा और किस विचारधारा से वो प्रेरित है, उसकी सारी की सारी परिस्थितियों का अध्ययन उस लेखक की मनोदशा और उसके सामाजिक, आर्थिक और तमाम जीवन के उसके पहलुओं को भी अध्ययन का विषय बनाना होगा। दूसरा कि वह ग्रंथ किस देश काल के परिप्रेक्ष्य में लिखा गया है, और तीसरा कि उसको पूरे कॉन्टेक्चुअल उसमें जो है देखने का प्रयास करना होगा। हम रामचरितमानस का मूल्यांकन या ऋग्वेद का मूल्यांकन तभी कर सकते हैं जब हम पूरे के पूरे ऋग्वेद को एकदम पूरे उसके कॉन्टेक्चुअल परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करें, या रामचरितमानस को उसके पूरे होल कॉन्टेक्चुअल वो जो है परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश करें। और इस तरह से जो है इतिहास के क्षेत्र में, जिसमें साहित्य एक महत्वपूर्ण स्रोत का निर्वहन कर रहा होता है, कि एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा होता है साहित्य, किसी भी युग का जो है साहित्य विशेष, उसमें संरचनावादी सिद्धांत की, थियरी ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म की अपनी उपयोगिता है। धन्यवाद।